डियर स्टूडेंट्स, आज हम बायोजियोकेमिकल साइकिल के बारे में चर्चा करेंगे और इनमें सबसे पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड चक्र के बारे में बात करेंगे। जैव भू रासायनिक चक्र यानी बायोजियोकेमिकल साइकिल जो है कई प्राकृतिक चक्रों में से एक है और इसके तहत संरक्षित पदार्थों का पारिस्थितिक तंत्र के जैविक और अजैविक घटकों में निरंतर प्रवाह होता रहता है। इस चक्रण के द्वारा या चक्रण के जो मुख्य रासायनिक तत्व होते हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर प्रमुख हैं और इनके आधार पर कार्बन चक्कर, हाइड्रोजन चक्कर, नाइट्रोजन चक्कर, ऑक्सीजन चक्कर, फास्फोरस चक्कर, सल्फर चक्कर, ये जो प्राकृतिक तत्व हैं इनका नियमित प्रवाह जो प्रकृति में चलता रहता है। जैसा कि मैंने अभी बताया, हम सबसे पहले बात करेंगे कार्बन चक्र के बारे में। कार्बन सभी जीवित जीवों और निर्जीव वस्तुओं जैसे खनिज, वायुमंडल, महासागर और भूगर्भ में ये विद्यमान है और ये जो कार्बन साइकिल जिसको CO2 साइकिल के रूप में भी अपन इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं, इसमें जो मूलभूत जो प्रक्रिया है वो दो जो प्रोसेस है वो सम्मिलित है मूलभूत रूप से। पहला तीव्र कार्बन जैव भू रासायनिक चक्कर यानी जो साइकिल है वो फास्ट कंप्लीट होता है। रैपिड कार्बन बायोजियोकेमिकल साइकिल, यहाँ पर या इस प्रकार के जो चक्रण है इनमें अकार्बनिक कार्बन जो वायुमंडल में CO2 के रूप में विद्यमान होता है समपोषियों यानी ऑटोट्रोप्स द्वारा ग्रहण किया जाता है और ये सामान्यतः पौधे, बैक्टीरिया, शैवाल जैसे समपोषी जीव होते हैं। इसके अलावा जो दूसरा जो चक्र है वो है दीर्घकाल कार्बन भू रासायनिक चक्कर। तो पहला क्या था? तीव्र कार्बन जैव भू रासायनिक चक्कर और दूसरा है लॉन्ग टर्म कार्बन बायोजियोकेमिकल साइकिल। किसी भी जीव की मृत्यु के बाद में उसके शरीर के भीतर संग्रहित कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य कार्बनिक पदार्थों में अपघटकों द्वारा यानी जो बैक्टीरिया वगैरह है उनके वगैरह के द्वारा अपघटित कर दिया जाता है और जहाँ इस कार्बन का कुछ भाग वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाता है वहीं एक बड़ा भाग मृदा के भीतर जो है समाहित हो जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से मृदा कार्बन भंडारण के एक विशाल भंडार के रूप में कार्य करती है। कार्बन समस्त कार्बनिक यौगिकों का आधारभूत घटक होता है यानी जो बेसिक एक जैसे कंपोनेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा के उपयोग के एकत्रीकरण के फलस्वरूप होने वाले ऊर्जा प्रवाहों के साथ ही इकोसिस्टम में कार्बन भी आगे की ओर या अग्रेसित या यूँ कह सकते हैं प्रवाहित होता रहता है। वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड ही जो है किसी न किसी रूप में जैसे गैस, ठोस या जो तरल है इन रूप में इन यौगिकों के लिए आवश्यक कार्बन का मुख्य स्रोत होती है। इनमें बात करें कुछ बिंदुओं के आधार पर, तो पहला बिंदु हम ले रहे हैं यहाँ पर से जीवों में कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में प्रथम चरण में हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है या प्रकाश संश्लेषण करना होता है। पृथ्वी पर जीवों के लिए कार्बन का मुख्य स्रोत जो है वायुमंडल में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड है। प्रकाश संश्लेषी प्लांट्स या यूँ कह सकते हैं ऑटोट्रोप्स जो है प्रकाश संश्लेषी स्वयंपोषी प्लांट जो है इनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का जो है एक जैसे फोटोसिंथेसिस क्रिया द्वारा और ये ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया द्वारा जो है कार्बनिक यौगिकों में संश्लेषण हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं यहाँ पर जो वायुमंडलीय जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये जो ऑटोट्रोप्स हैं ये फोटोसिंथेसिस क्रिया द्वारा इसके साथ ही ये जल और जो है CO2 और प्रकाश और क्लोरोफिल जो है इस प्रक्रिया द्वारा जो है कार्बोहाइड्रेट में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो कार्बोहाइड्रेट युक्त कार्बनिक पदार्थ है जो प्लांट्स में संग्रहित रहता है पत्ती के रूप में, फल के रूप में, तना जो भी है सारा कार्बनिक मटेरियल, ये जो है डेड हो जाता है, इसका डिके जब होता है तो पुनः जो इनके अपने द्वारा
CO2 मुक्त हो जाती है। इसी तरह से फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनती है और ये ऑक्सीजन जो है जो जीवधारियों द्वारा श्वसन के रूप में ग्रहण की जाती है। तो भोजन का जब ऑक्सीडेशन होता है तो उस दौरान जो है CO2 भी मुक्त होती है और ये CO2 जो है पुनः वातावरण में मुक्त कर दी जाती है। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो है चक्र चलता रहता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल से जीवों में, यानी जैसे प्लांट जो है इसको एक तरह से भोजन के रूप में संग्रहित कर लेते हैं और प्लांट्स को दूसरे जीव ग्रहण करते हैं। इस तरह से जो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड है वो जीवों में और जीवों के पुनः अपघटन से ये जो है वातावरण में चली जाती है या उनके श्वसन क्रिया के द्वारा जो है वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। इस प्रकार से एक साइकिल के रूप में प्रवाहित होती रहती है। दूसरा बिंदु है कार्बन तथा ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में साधारण कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित होते हैं। ये वापस पौधों द्वारा वसा एवं पॉलीसेकेराइड में संश्लेषित किए जाते हैं। वसा तथा पॉलीसेकेराइड जो पौधों के ऊतकों में एकत्रित होते हैं जंतुओं द्वारा खाए जाते हैं तथा इन कार्बनिक यौगिकों का दूसरे यौगिकों में पुनः संश्लेषण होता है। शाकाहारी प्राणी पौधों को खाकर इन कार्बनिक यौगिकों का पाचन करते हैं और पुनः इन यौगिकों को दूसरे यौगिकों में संश्लेषित करते हैं। तीसरा बिंदु है कार्बन की कुछ मात्रा पुनः वायुमंडल में चली जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पौधों और जंतु दोनों के लिए श्वसन का सही उत्पाद है। तो जीवधारियों के श्वसन से एवं उनके उत्सर्जित पदार्थों और मृत अपवार्ज या जो अपरदन से विघटन द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड पुनः वायुमंडल में पहुंच जाती है। इसके अतिरिक्त ज्वालामुखी जब फटती है उसका जो उद्गार होता है या पृथ्वी में जो है उसकी ऊपर पट्टी में संचित कोयला, पेट्रोलियम आदि पदार्थों के जलाने से भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में मुक्त होती रहती है। चौथा बिंदु है जंतुओं के उत्सर्जित पदार्थों, पौधों एवं जंतुओं के जीवधारियों में बंधे हुए कार्बन शरीर के विघटन द्वारा निर्मुक्त होता है। यानी ये जो जीव जंतु हैं जो है इनका जब विघटन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वातावरण में मुक्त होती है। जीवाणु तथा फंगस इन पौधों और जंतुओं के विघटन के बाद इनके बचे हुए भागों को एक तरह से भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और जटिल जैविक जो यौगिक हैं उनको सरल रूप में रूपांतरित कर देते हैं। इसके बाद में एक नए चक्र के रूप में ये पुनः उपलब्ध हो जाते हैं। पांचवा बिंदु है जलीय पारिस्थितिक तंत्र से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से जल में विसरण द्वारा मिक्स हो जाती है और इसके अलावा जो वर्षा के द्वारा भी जो है जल में मिक्स हो जाती है। तो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड भूमि और जलाशय में पहुंच जाती है और जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड पानी से क्रिया करती है। समस्त क्रिया एक तरह से उत्क्रमणीय होती है, यानी जो CO2 है वो पानी से क्रिया करता है और पानी जो है CO2 से इस तरह से ये जो रिएक्शन है वो दोनों प्रकार की होती है, उत्क्रमणीय प्रकार की होती है। अतः वायुमंडल और जल दोनों में से जिसमें इसकी सांद्रता कम रहती है उसी की ओर विसरण जो है उभय पक्ष के रूप में संतुलन बना रहता है। वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड, जल में विलय कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और इससे कार्बनिक अम्ल, इस तरह की जो क्रियाएं हैं वो चलती रहती हैं। जीवमंडल में कार्बन का स्थानांतरण ऊर्जा प्रवाह के साथ साथ होता रहता है या ऊर्जा प्रवाह के साथ होता रहता है। मनुष्य और अन्य जीव जो श्वसन क्रिया द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ये वायुमंडल में मिक्स हो जाती है। जीवित पौधे वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और उनकी श्वसन क्रिया से कार्बोहाइड्रेट जो है उसका विघटन होता है और जिसके फलस्वरूप जो है CO2 मुक्त होकर पुनः वायुमंडल में चली जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिस गति से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है वो विभिन्न प्रावस्थाओं से गुजरती हुई है पुनः वायुमंडल में पहुंच जाती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि वायुमंडलीय जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको जो ऑटोट्रोप्स हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया द्वारा जो है ग्रहण कर जो है कार्बनिक पदार्थों या कार्बोहाइड्रेट्स में रूपांतरित कर लेते हैं, संग्रहित कर लेते हैं और इन कार्बोहाइड्रेट पदार्थों को जो है हर्बीवोर्स खाते हैं, हर्बीवोर्स को जो है कार्निवोर्स खाते हैं। इस तरह से जो है ये जो है जीवों में पुनः इसका जो प्रवाह हो जाता है और ये जो है ऑटोट्रोप्स हैं, हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, इनका जब डिके होता है, अपघटन होता है या इनका डेड होने के बाद जब इनका अपघटन होता है बैक्टीरिया द्वारा
तो पुनः कार्बन डाइऑक्साइड जो है मुक्त होकर वायुमंडल में चली जाती है। इस तरह से इस प्रकार का जो चक्कर है वो नियमित रूप से चलता रहता है। थैंक यू।